हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इको विद मी। आज के इस वीडियो में हम एक न्यू पेपर शुरू कर रहे हैं नवंबर 2017 यूजीसी नेट का पेपर थर्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर अ कमोडिटी। यानी एक वस्तु की बाजार मांग और पूर्ति वक्रों को क्या है इसमें दर्शाया गया है। यानी जो ये डी है ये क्या है डिमांड कर्व है और एस जो है ये क्या है सप्लाई कर्व है। ठीक है, यानी पूर्ति वक्र है। नेक्स्ट इसमें है इफ़ द गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस P1 अबव द मार्केट क्लियरिंग प्राइस P0 देन द डेडवेट लॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय। यानी अब क्या है कि यदि सरकार जो है वो बाज़ार को इक्विलिब्रियम करने के लिए या फिर उसको संतुलन में लाने के लिए P0 के बजाय कीमत जो है वो P1 निर्धारित कर देती है, तो डेडवेट लॉस यानी कुल हानि को कुल हानि जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है P0 ये है। ठीक है, P0 से अगर P1 कीमत निर्धारित हो जाती है तो हमें बताना है कि लॉस क्या होगा। तो लॉस होगा ये वाला हमारा। ठीक है, पहले हम क्या है इतनी तो खरीद रहे थे, ठीक है, और अब कीमत बढ़ गई है तो हम क्या है सिर्फ इतनी खरीद रहे हैं, तो हमारा जो ये बीच वाला पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। यानी त्रिभुज ABE प्लस BCE। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में इसको दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगुलर ABE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर EBC। ठीक है, इन्होंने इसको इस तरह से ले लिया है EBC, इन्होंने इसको इस तरह से ले लिया है, मैंने इसको इस तरह से लिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसको हिंदी में दिया हुआ है, जिसको इंग्लिश में अगर समझ नहीं आता है तो वो हिंदी में भी यहाँ से इसको पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर बिलोंग टू कुर्नो मॉडल ऑफ ड्यूपोली। यानी निम्न में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो कुर्नो के द्वैधाधिकार मॉडल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है इट यील्ड डिटर्मिनेंट एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर द ड्यूपोलिस्ट। यानी इसके द्वारा जो ड्यूपोलिस्ट है द्वैधाधिकारी जो है उनका जो यील्ड है वो क्या है डिटर्मिनेंट एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यानी कि द्विधाधिकारियों का निर्धायक और इससे क्या है एक स्थायी संतुलन प्राप्त होता है, परमानेंटली संतुलन प्राप्त होता है। एंड नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इट इज़ एन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नैश इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही है, जो क्रूनो का मॉडल है वो क्या है नैश इक्विलिब्रियम का रिप्रेजेंट करता है, नैश इक्विलिब्रियम का डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। नेक्स्ट है इफ़ द ड्यूपोलिस्ट कंबाइन टू फॉर्म ए मोनोपोली द प्राइस चेंज्ड बाय देम विल बी लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस विदाउट देयर कंबाइनिंग टुगेदर। यानी कि कोई भी द्वैधाधिकारी है वो मिलके क्या है एक मोनोपोली बनाते हैं, तो उनके द्वारा जो कीमत में चेंज होगा उनके एक साथ मिले बिना ही जो हमारी संतुलन कीमत होगी उससे क्या है कम हो जाएगी। तो ये कथन क्या है हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गुड इज कॉल्ड अ गिवन गुड व्हेन द इनकम इफेक्ट इज। यानी कि एक वस्तु है उसको गिवन गुड्स कब कहा जाता है, जब आय प्रभाव जो है वो इन निम्न में से क्या सिचुएशन होगी तब उसको हम क्या है गिवन गुड्स कहेंगे। बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गिवन गुड्स होती क्या है। गिवन गुड्स होती हैं, हम लेते हैं इनको एक घटिया वस्तु के रूप में। ठीक है, घटिया वस्तु के रूप में। और गिवन गुड्स जो है उसमें हमारा जो डिमांड लो है, डिमांड जो लो है वो वर्क नहीं करता है। यानी कि गिवन गुड्स के साथ डिमांड लो का क्या है पॉजिटिव रिलेशन है। इसमें यह होता है कि जब वस्तु की गिवन गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो इसकी डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, और प्राइस कम होती है तो इसकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, इसके साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है और इसमें जो डिमांड लो होता है वो क्रियाशील नहीं होता है। ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी, यानी नेगेटिव इज द ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। इसमें क्या है, इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है, और लेकिन जो हमारा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है यानी प्रतिस्थापन प्रभाव है उससे क्या है, अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट फ्रॉम एन एफिशिएंट एलोकेशन टू एन एफिशिएंट एलोकेशन इन द एजवर्थ बॉक्स विल बी। इसमें बताना है कि जो हमारा एजवर्थ बॉक्स है उसमें इनएफिशिएंट एलोकेशन और एफिशिएंट एलोकेशन से, एफिशिएंट एलोकेशन में जाने से इन निम्न में से क्या घटित होगा। ठीक है, इन निम्न में से क्या होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट कह रही है, इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, यानी कि इससे सभी व्यक्तियों की जो यूटिलिटी है उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, इनएफिशिएंट से अगर हम जाते हैं एफिशिएंट एलोकेशन में, ठीक है, तो इसमें जाने से क्या है, ऑल इंडिविजुअल पर्सन का हम नहीं कह सकते कि इसमें ऑल इंडिविजुअल पर्सन को क्या है लाभ होगा या उसकी यूटिलिटी में वृद्धि होगी, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि यहाँ जाने से कम एक व्यक्ति की उपयोगिता में वृद्धि तो होगी ही होगी, और दूसरे व्यक्ति की जो यूटिलिटी है उसका स्तर कम हो सकता है। ठीक है, इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। मान लो ये हमारा एजवर्थ बॉक्स ये होता है इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे वाई गुड्स है और यहाँ पे एक्स गुड है। ठीक है, ये ओ बी का है और ये ओ ए का है। ठीक है, इस तरह से ये मान लो एक कर्व है। ठीक है, यहाँ पे ये ए के इस तरह से ये ए के इंडिफरेंस कर्व है और इस तरह से ये बी के इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, इनमें से अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो इसमें ये होता है कि किसी एक व्यक्ति की उपयोगिता में वृद्धि होती है तो दूसरे व्यक्ति की उपयोगिता का स्तर जो है वो कम हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन हो सकती है इसमें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं, इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ अ लिस्ट वन इंडिविजुअल बट मे डिक्रीज द लेवल ऑफ यूटिलिटी अनदर पर्सन। बिल्कुल सही है, इसमें क्या है कि कम से कम एक व्यक्ति की उपयोगिता में तो वृद्धि हो सकती है, लेकिन बट मे डिक्रीज द लेवल ऑफ यूटिलिटी ऑफ अनदर पर्सन, यानी दूसरे व्यक्ति की जो यूटिलिटी है उसका लेवल कम हो सकता है। बिल्कुल राइट आंसर यही होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सप्लेनिंग द प्राइस इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कांस्टेंट। अब हमें बताना है कि कीमत प्रभाव का स्पष्टीकरण इनमें से कौन जो है वो स्थिर रहते हैं। कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, कौन सा स्थिर रहता है। तो सबसे पहले है रियल इनकम, मनी इनकम या फिर प्राइस रेशो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ओनली बी। मनी इनकम जो है वो क्या है, प्राइस इफेक्ट में कांस्टेंट रहता है। क्यों, जब प्राइस इफेक्ट होता है तो उपभोक्ता क्या है, किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने के लिए उस पूरे प्रभाव को मापता है जो उस वस्तु की क्रय मात्रा पे पड़ता है। ठीक है, कोई भी वस्तु है वो क्रय कर रहा है तो उसकी कीमत में जो भी परिवर्तन हो रहा है तो उसका जो भी इफेक्ट होता है उस पूरे इफेक्ट को वो मापता है जिस वस्तु को वो क्या क्रय कर रहा होता है। ठीक है, तो कीमत प्रभाव में जो उपभोक्ता की इनकम है उसमें अगर कोई भी कंपनसेट चेंज होता है या चेंज नहीं किया जाता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, और जब किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होती है तो कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसमें चेंज होता है। बिल्कुल चेंज होता है। अगर कमी होती है तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ता है, अगर वृद्धि होती है किसी भी वस्तु की कीमत में तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो गिर जाता है, यानी कि पहले से कम वस्तुएं वो खरीद पाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ओनली मनी इनकम जो है वो क्या है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम कनेक्टेड विद जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। निम्न में से जो हमारा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है यानी सामान्य संतुलन विश्लेषण है उससे संबंधित एक प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है वो हमें बताना है। तो सबसे पहली है एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम, दूसरी है यूनिकनेस प्रॉब्लम एंड थर्ड है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में। ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के अंतर्गत क्या होती है कि जितनी भी प्राइस हैं, सभी प्रकार की जो प्राइस हैं उनको हम क्या मान लेते हैं, चेंजेबल मान लेते हैं, यानी कि उनमें चेंज हो सकता है। तो इसके साथ ही ऑल मार्केट्स जो हैं उसमें जो संतुलन है वो एक साथ
डिटर्मिनेट करने का हम क्या है इसमें एनालिसिस करते हैं। जनरल इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं हम, जितने भी मार्केट्स हैं, जितने भी फर्म्स हैं, उनमें क्या है एक साथ संतुलन का एनालिसिस करते हैं। और जब इसमें क्या होता है, इसमें एक महत्वपूर्ण ये होता है कि जब वस्तुओं और साधनों के जो बाजार हैं वो अगर भिन्न भिन्न हैं और इनके बीच में क्या है काफ़ी अधिक मात्रा में उनके जो शेयर हैं या उनके जो रिलेशन हैं उन पे क्या है आपस में डिपेंडेंसी पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। साधन मार्केट से क्या है साधन खरीद के फिर उनका फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि ये तीनों प्रकार की जो समस्याएं हैं वो इसमें जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस जो है उसमें एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द adjacent diagram 1 and 2 the demand curve DD and supply curve SS are shown. Point E and F represent the equilibrium points when which of the following is correct। यानी कि इसमें क्या है हमें दो जो हैं वो डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व दो ग्राफ दिए गए हैं। इसमें जो डी है वो डिमांड कर्व को शो कर रहा है और एस है वो सप्लाई कर्व को शो कर रहा है, ठीक है। और इस पे 2 पॉइंट है, एक ई पॉइंट है और यहाँ पे एफ पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें ई एंड एफ रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ये दोनों क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल एट पॉइंट ई एंड स्टेबल एट पॉइंट एफ, ठीक है। एफ पे तो क्या है इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल है एंड ई पर क्या है अनस्टेबल है। क्यों है ये, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या है बेलोचदार है, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है और यहाँ पे स्टेबल है। इसका एक रीज़न है क्योंकि इस डायग्राम में क्या है जो डिमांड कर्व है वो सप्लाई कर्व को क्या है ऊपर से काट रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि ये अनस्टेबल पॉइंट है। और यहाँ पे क्या है सप्लाई कर्व इसको ऊपर से काट रहा है, ठीक है। और डिमांड कर्व क्या है नेगेटिव स्लोप में है, यानी कि डिमांड कर्व होता ही नेगेटिव स्लोप में है। तो यहाँ पे क्या है हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है स्टेबल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेटो ऑप्टिमम आर करेक्ट। अब बताना है कि प्रेटो ऑप्टिमम जो है उसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है या सही है। तो स्टेटमेंट ए कहती है इट चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि आय डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें चेंज से ये क्या है बदलता है, ठीक है। इसमें चेंज होता है, यानी प्रेटो ऑप्टिमम जो है उसमें इनकम में चेंज होने से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें चेंज होने से इसमें चेंज होता है। नेक्स्ट है एट द प्रेटो ऑप्टिमम MRS इन कंजप्शन इज इक्वल टू MRT इन प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि जो ऑप्टिमम प्रेटो ऑप्टिमम है वहाँ पे MRS कंजम्पशन एंड MRT इन प्रोडक्शन ये दोनों क्या है इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट यूनिक, ये जो सोल्यूशन है ये क्या है यूनिक नहीं है। नेक्स्ट है इट इज़ ऑब्टेन्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए बी एंड डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, ठीक है। सी ऑप्शन जो है ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें चेंज होने से ये बिल्कुल चेंज होता है। MS एंड MRT क्या है इसकी एक कंडीशन है प्रेटो ऑप्टिमम की। एंड नेक्स्ट है ये किस में होता है, ये पूर्ण प्रतियोगिता से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट प्राइस adjusted to consider difference between social cost benefit and private cost benefit। इसमें हमें बताना है कि हमारी जो सामाजिक लागत लाभ है और हमारे जो निजी लागत लाभ है उनके बीच में जो भी डिफरेंस है उसके लिए जो हमारी बाज़ार कीमतें हैं उनको निम्न में से किसके लिए प्रयोजित हम कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शेडो प्राइस। अब शेडो प्राइस क्या होते हैं, इसके मुख्य समर्थक थे टिनबर्जन नाम के एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इसको दिया था और इसके मुख्य समर्थक भी वही रहे हैं। और अब शेडो प्राइस हमें क्या बताती है कि बाज़ार में मान लो कि बाज़ार द्वारा कोई भी
मूल्य जो है वो निर्धारित किया जाता है, तो इसका क्या है, सामाजिक लाभ या फिर एक्सटर्नलिटीज़ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, ठीक है। और यदि हम इनको ध्यान में रखकर बाजार कीमत को एडजस्ट करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, शेडो प्राइस कहते हैं। यानी सीधा सा मीन हम कह सकते हैं कि बाजार में जो भी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है तो वो क्या है, जो हमारी बाहरी एक्सटर्नलिटीज़ या फिर सामाजिक बेनिफिट जो होते हैं उनको ध्यान में रखकर, सोशल बेनिफिट या फिर एक्सटर्नलिटीज जो होते हैं उनको ध्यान में रखकर इसका क्या है, प्राइस निर्धारित नहीं किया जाता है। अगर हम उनको ध्यान में रख के प्राइस निर्धारित करते हैं तो उसको हम बोलते हैं शेडो प्राइस। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंडवैगन इफेक्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी बैंडवैगन इफेक्ट जो है वो किससे संबंधित है, कौन सी हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत गिर जाती है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उस समुदाय के जो लोग होते हैं उसकी उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और कुछ लोग क्या है, कुछ लोग इसमें क्या है कि उसकी कीमत गिरने के कारण नहीं बल्कि दूसरे लोग जो उनका कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कीमत में बढ़ने के कारण उसको डिमांड करते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा लोग उसका उपभोग कर रहे हैं तो उनका देखा देखी करके क्या करते हैं, उनकी डिमांड जो है वो अधिक करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मूल्य में परिवर्तन के कारण नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों के व्यवहार के कारण जब किसी वस्तु की डिमांड में चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंडवैगन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में बताना है कि हमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ए स्टेटमेंट कहती है, Phillips curve is an inverse relationship between the rate of unemployment and the rate of inflation in an economy। यानी कि फिलिप्स वक्र जो है वो बताता है कि इकोनॉमी में बेरोजगारी की दर और जो हमारी इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की दर है उनके बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। दोनों में क्या है, ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है। नेक्स्ट है, एंजल लॉ ऑब्जर्व दैट एज इनकम राइज the production of income spent on food fall even if the actual expenditure on food rise। यानी कि एंजल लॉ के अनुसार क्या कहता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो जो हमारा फूड है उस पर जो हमारी रियल खर्च बढ़ने की बजाय उस पर क्या है, खर्च जो है वो आय के अनुपात से कम हो जाता है, एक्चुअल अनुपात से कम हो जाता है। तो बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए एंड बी दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको हिंदी में भी देख लेना अगर कोई देखना चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंगस द फॉलोइंग इज नॉट वेल मेज्ड। इसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले है ड्यूअल डिसीजन हाइपोथेसिस। द्विनिर्णय परिकल्पना जो है वो सबसे पहले किसने दी थी, R.W. क्लोवर ने दी थी, बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, E. फेलिप्स एंड M. फ्रीडमैन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लिमिट प्राइस थ्योरी, J. भगवती। एंड डी है प्लांट सेल्स कर्व, मिसिस जॉन रॉबिन्सन। तो इसका राइट आंसर वैसे जो लिमिट प्राइस थ्योरी है ये जे भगवती ने नहीं दी है, लिमिट प्राइस थ्योरी है बेन्स के द्वारा दी गई है, बेन एक अर्थशास्त्री हुए हैं उन्होंने दी है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, नेक्स्ट है, विच अमंगस द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन शो इन द डायग्राम। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन दिया गया है, ये क्या शो करता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए स्टेटमेंट एंड बी स्टेटमेंट जो है वो दोनों क्या है, करेक्ट हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो एंड सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में भी इसका पढ़ लेना कि निम्न में से जो समग्र मांग फलन है उसके संबंध में क्या सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड सेकेंड डेरिवेटिव इज लेस देन ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस एज्यूम पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेरिएबल। यानी कि जो स्थायी आय परिकल्पना है उन्होंने क्या है, इन चार जो ये स्टेटमेंट दी है इनमें से
किन के बीच पॉजिटिव कोरिलेशन बताता है, यानी धनात्मक सहसंबंध बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परमानेंट इनकम एंड परमानेंट कंजम्पशन। ठीक है, स्थायी आय और स्थायी उपभोग के बीच में क्या है, ये पॉजिटिव रिलेशन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इनिशियल इम्पैक्ट ऑन एन इकोनॉमी इफ वेजेस वर टू इंक्रीज मोर देन वर्कर प्रोडक्टिविटी, यानी कि मजदूर की जो उत्पादकता है उससे अगर अधिक वृद्धि कर दी जाती है तो इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वुड शिफ्ट टू द लेफ्ट। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो ये सप्लाई कर्व है, तो अगर किसी भी मजदूर को उसकी उत्पादकता से ज़्यादा अगर मजदूरी दी जाती है तो शॉर्ट रन में जो सप्लाई कर्व होगा, ठीक है, सप्लाई कर्व होगा वो क्या है, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड, एंड इंक्रीज द प्राइस लेवल। और जो मान लो पहले प्राइस ये था, ठीक है, तो जैसे ही ऊपर शिफ्ट होगा तो जो प्राइस है वो क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, जो प्राइस लेवल है वो उसका स्तर क्या है, बढ़ जाएगा। यानी अब पहले तो क्या था, इस सप्लाई कर्व पे प्राइस निर्धारित हो रहा था। ठीक है, अब इस पे होगा तो पहले P0 था, अब इस पे होगा तो कीमत स्तर जो है वो P0 से बढ़कर P1 हो जाएगा। मतलब इस बिंदु पे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी हो सकता है। मतलब कि साफ इसमें है कि जैसे ही हमारा सप्लाई कर्व चेंज होगा तो प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट इसी पार्ट के साथ, आगे इसी के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो ओके गाइस।